हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। ये है कक्षा 11 एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कल हमने स्टार्ट किए थे। कल टेक्निकल इश्यू हो जाने के कारण मुझे वीडियो को छोड़ना पड़ा था बीच में ही। और उस वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने 4 तक के क्वेश्चन कराए थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बेलनाकार गिलास में पानी भरा हुआ है। गिलास की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। बताओ उसमें से कितने शंक्वाकार प्याले भरे जा सकते हैं जिनकी गहराई 6 सेंटीमीटर और किनारे के व्यास 4 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं एक लाइन को दोबारा बोलकर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बताओ उसमें से कितने शंक्वाकार प्याले भरे जा सकते हैं। कितने का मतलब है कि संख्या पूछ ली गई है, और जिस भी क्वेश्चन में संख्या पूछी जाएगी उसके लिए आप याद रखना कि संख्या के लिए हमेशा भाग किया जाएगा। ये चाहे तो नोट करके रख लेना कहीं पे। जब भी संख्या पूछी जाएगी, संख्या ज्ञात करने के लिए भाग किया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि भाई क्या भाग किया जाएगा, तो अगर क्वेश्चन में आयतन है तो आयतन को आयतन से, आयतन को आयतन से। अब आप कहेंगे कि आयतन को आयतन से का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा कि भाई बड़े आयतन को। भाई क्वेश्चन में हमेशा जब भी संख्या पूछी जाएगी तो वहां पर 2 ठोस दिए हुए होंगे। 2 ठोस, एक बेलन हो सकता है, दूसरा शंकु हो सकता है, एक आयताकार ठोस हो सकता है, दूसरा घनाकार ठोस हो सकता है, एक शंकु हो सकता है, दूसरा गोला हो सकता है। कुछ भी 2 ठोस दिए होंगे। तो बड़े, उसमें से जो बड़ा ठोस होगा, बड़े ठोस का आयतन, यहां मैं लिख सकता हूं कि बड़े ठोस का आयतन, और इसको भाग देना है किससे? छोटे ठोस के आयतन से, छोटे ठोस के आयतन से। और संख्या किसकी निकलेगी? जिसकी पूछी गई होगी। जब भी बड़ा और छोटा ठोस आपके पास होगा, आई एम सॉरी, जब भी बड़ा और छोटा ठोस आपके पास होगा तो हमेशा छोटे ठोस की ही संख्या पूछी जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। इस क्वेश्चन में चलिए शुरू करते हैं अब हम इसको। जो बेलनाकार गिलास हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है बेलनाकार गिलास की ऊंचाई, इसको हम h मान लेते हैं या h1 मान लेते हैं हम इसको। h1 है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसके आधार का व्यास दे रखा है, बेलन के आधार का व्यास, जिसको मैं शॉर्ट में आधार का व्यास ही लिख रहा हूं। ये 8 सेंटीमीटर है। लेकिन आपको ये पता होगा कि हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है, तो त्रिज्या निकाल लेंगे। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, व्यास बटे 2। और त्रिज्या को यहां मैं R1 मान रहा हूं। ओके, ये 8/2 हो जाएगी, और ये 4 सेंटीमीटर आएगी। ओके, अब हम लिखते हैं जो हमें शंक्वाकार प्याले के बारे में दिया हुआ है। शंक्वाकार प्याले की गहराई, यहां गहराई मीन्स ऊंचाई,
यानी H2 इसको मानकर हम इसको लिखेंगे, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और इसका भी आधार का व्यास दे रखा है, या किनारों के व्यास कहा है इसमें, तो किनारों के व्यास लिख देंगे, किनारे का व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ भी हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या R2 हो जाएगी 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें संख्या निकालनी है, किनकी? शंक्वाकार प्यालों की संख्या। तो मैंने आपको अभी इसके लिए एक नोट लिखवा दिया है कि जब भी संख्या पूछेगा तो आपको भाग करना है। अगर क्वेश्चन में आयतन है तो बड़े आयतन को बड़े आयतन से, अगर क्वेश्चन में पृष्ठ है तो बड़े ठोस के पृष्ठ को छोटे ठोस के पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ है तो बड़े ठोस के संपूर्ण पृष्ठ को छोटे ठोस के संपूर्ण पृष्ठ से भाग करेंगे हमेशा, तो संख्या निकल कर आ जाएगी। देखिए, शंक्वाकार प्यालों की संख्या, शंक्वाकार प्यालों की संख्या, यहां हम लिखेंगे बेलनाकार ठोस का आयतन बटे शंक्वाकार ठोस का आयतन। राइट। बेलन का जो आयतन होता है उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे πr1² h1, और शंकु के लिए फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 πr2² h2। पाई से पाई कैंसिल करेंगे, यहाँ R1 की वैल्यू रखेंगे, R1 की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, H1 की वैल्यू कितनी है 16 है, अपॉन 1/3। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू, और H2 की वैल्यू क्या है, H2 की वैल्यू है 6। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 4 को 16 ने लिखकर मैं लिखूंगा, या 4 का स्क्वायर 16 ने लिखकर मैं इसको लिखूंगा 4 × 4 × 16। हमेशा याद रखना कि जब भी कैलकुलेशन करोगे तो थोड़े से अंग्रेज बन जाना, थोड़ी सी इनमें फूट डाल देना, यानी इनको इकट्ठा मत करना, इनको अलग अलग करना। अलग अलग करके कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो कैलकुलेशन जल्दी होगा, टाइम कम लगेगा, और कोई मिस्टेक होने के चांस भी खत्म हो जाते हैं, कोई मिस्टेक भी उसमें नहीं होता है। ये 1/3 है, इसको मैं यहाँ ऊपर गुणा में लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आप 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16, सबकी गुणा करा दीजिए। 2 × 8 बराबर 2 दूनी 4, 4 अठे 32, 32 शंक्वाकार प्याले, 32 शंक्वाकार प्याले भरे जा सकते हैं इस बेलनाकार गिलास में भरे पानी से, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, जो भी संख्या वाले क्वेश्चंस होंगे। अभी हम आगे देखेंगे कि एक संख्या वाला क्वेश्चन और हमारे पास आएगा, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रम से 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। जड़ाई सामग्री के आयतन को नगण्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटी दीवार को खड़ी करने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। कितने का मतलब फिर से संख्या पूछी है, तो हमें यहाँ पर फिर से भाग करना होगा, लेकिन आप ये पहचानना होगा कि किसको किससे भाग करें। देखिए यहाँ ईंटों की संख्या पूछी है, तो सीधी सी बात है कि दीवार को बनाने में ईंटों की संख्या का मतलब है कि आयतन यहाँ पर निकाला जाएगा। तो हम दीवार और ईंट दोनों का आयतन पहले निकालेंगे और फिर भाग कराएंगे। किसको किससे भाग कराएंगे, दीवार बड़ी होगी कि ईंट, दीवार बड़ी होगी तो दीवार के आयतन को ईंट के आयतन से भाग करके ईंटों की संख्या निकल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया है। सबसे पहले ईंट के बारे में दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, मोटाई 8 सेंटीमीटर। ईंट कैसी होती है? कैसी होती है ईंट? घनाभाकार होती है। ईंट घनाभाकार होती है, तो ईंट का आयतन निकालने के लिए, ईंट का आयतन निकालने के लिए घनाभ का आयतन जो होता है फॉर्मूला, उसका यूज करेंगे। यानी हम लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, यानी 25 गुणा 10 गुणा 8। याद रहे गुणा नहीं कराएंगे, छोड़ दीजिए, यहीं पे छोड़ दीजिए और सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए। अब हम निकालते हैं दीवार। दीवार के लिए पहले हम डायमेंशंस लिख देते हैं। दीवार की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर, मोटाई 20 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यूनिट सेम होनी चाहिए सबकी। यहां पर ईंट की डायमेंशन सेंटीमीटर में मापी गई हैं, जबकि दीवार की जो दो डायमेंशन है लंबाई और चौड़ाई वो मीटर में है। सबसे पहले आप इनको एक ही यूनिट में बदलिए, इनको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं 100 से गुणा कराकर। यहां सेंटीमीटर लिख देंगे और यहां 6 गुणा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस दीवार का आयतन निकाल लेते हैं। दीवार का आयतन, ये दीवार भी घनाभाकार है, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई। यहां लंबाई है हमारे पास 10 गुणा 100, चौड़ाई है 6 गुणा 100 और मोटाई है 20। इनको गुणा नहीं कराएंगे, अभी घन सेंटीमीटर में लिख देंगे। अब हमें संख्या निकालनी है, दीवार में लगी ईंटों की संख्या। दीवार का आयतन, दीवार बड़ी है इसलिए दीवार का आयतन अंश बनाइएगा उसको, दीवार का आयतन और बटे में ईंट का आयतन। दीवार का आयतन ये है, यहां पर से एज इट इज लिखेंगे 10 इंटू 100 इंटू 6 इंटू 100 इंटू 20। हो गया ना सभी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अपॉन ईंट का आयतन रखेंगे। ईंट का आयतन आपने कहा ये निकाला है 25 इंटू 10 इंटू 8। देखिए अब 25 चौके 100 हो गए, 10 दशमलव 100 हो गए। इसको काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंजे 10। अब हमारे पास बचा 5 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 5। सबकी गुणा करा दीजिए, पंजे पंजे 25, 25 चौका 100, 100 छक्की 600, 600 दशमलव 6000। 6000 ईंटें लगेंगी, 6000 ईंटें, ये आंसर होगा। समझ गए? ओके।
आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। एक आयताकार तालाब 26 मीटर लंबा है। यदि 2080 घन मीटर पानी निकाला जाए तो पानी की सतह 4 मीटर कम हो जाती है। तालाब की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो जो चीजें हमारे पास हैं इसमें उनको लिख लेते हैं, जो जो माप हमें दी गई हैं। आयताकार तालाब की लंबाई दी गई है। तालाब की लंबाई ये है हमारे पास 26 मीटर, राइट। इसमें से पानी निकाला गया है, निकाले गए पानी का आयतन ये 2080 घन मीटर है। फिर 4 मीटर कम हो जा रही है सतह, तो इसका मतलब गहराई, यहां पर गहराई हमें 4 मीटर लेनी है और यहां चौड़ाई को ज्ञात करना है। चौड़ाई को ज्ञात करना है, इसलिए मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। देखिए तालाब में पानी भरा हुआ है, उस तालाब में से तालाब हमारे पास कितना लंबा है, 26 मीटर लंबा है। अब उसमें से पानी निकालना स्टार्ट कर दिया गया है। उसमें से पानी निकाला गया है 2080 घन मीटर, ठीक है। और ये जो तालाब का पानी निकाला है तो उसकी जो गहराई रह गई है, पानी की जो सतह है वो 4 मीटर कम हो गई है। यानी जब हमने ये वाला आयतन उसमें से निकाला तो समझ लीजिए कि हमने एक ऐसे घनाभ के रूप में उसमें से पानी निकाला है जिसकी लंबाई 26 मीटर है, गहराई 4 मीटर है और चौड़ाई अभी मान लीजिए कि x मीटर है, ठीक है। तो हम उस घनाभ का आयतन निकालेंगे। इसको अभी ध्यान में न रखते हुए हम उस घनाभ का आयतन निकालेंगे, क्योंकि वो घनाभ के बराबर ही ये पानी है, समझ रहे हो। तो उस घनाभ का आयतन और ये आयतन दोनों बराबर रख देंगे तो हमें यहाँ पर तालाब की चौड़ाई निकल जाएगी, ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, मैं एक लाइन लिख देता हूं, तालाब से पानी, तालाब से निकाले गए पानी का आयतन, अब आप क्लियरली समझ पाएंगे, पानी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, राइट। घनाभ का आयतन, और घनाभ क्या है हमारे पास, घनाभ तालाब है। तो अब हम निकाले गए पानी का आयतन, ये तो हमारे पास अवेलेबल है, इसको रख देंगे इसकी जगह पर। और घनाभ, चूंकि तालाब हमारे पास घनाभाकार है तो आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई। 2080 बराबर लंबाई की वैल्यू भी है हमारे पास 26, चौड़ाई की वैल्यू नहीं है और गहराई की वैल्यू भी है हमारे पास 4 मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई बराबर 26 और 4 दोनों को इसके अपोन में ले आएंगे और इसको भाग करा देंगे। 26 गुणा 4, पहले 4 से भाग कराते हैं, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 520 आ जाएगा। और 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 20 आ जाएगा। तो चौड़ाई हो गई हमारे पास 20 मीटर। अब नीचे इसको क्लियर लिख देंगे, अतः तालाब की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। इट इज आंसर। क्लियर, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8, धातु का एक घन जिसका किनारा 12 सेंटीमीटर का है गलाकर 3 छोटे घनों में बदल दिया गया है। यदि दोनों छोटे घनों, या चनों नहीं घनों होगा, घनों के किनारे 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो तीसरे छोटे घन का किनारा ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब के सब आपको 10 मार्क्स दिलाने वाले हैं। संख्याएं केवल बदल सकती हैं, जो तरीका क्वेश्चन का है वो इसी तरह का होगा और इसी तरह के क्वेश्चन एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स की इस पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बड़ा घन है, एक बड़ा घन, इस तरह का एक बड़ा घन है हमारे पास। इस घन को गलाया गया और गलाकर 3 छोटे घनों में बदल दिया गया। 3 छोटे घनों में इसको बदल दिया गया गलाकर, जिनमें से हमें 2 के किनारे पहले से पता है, एक का 6 और एक का 8 सेंटीमीटर। तीसरे का किनारा नहीं पता। तीसरे के किनारे को हमने A3 माना है, मैंने यहां लिखा है माना तीसरे छोटे घन का किनारा A3 है, जबकि पहले 2 छोटे घनों के किनारे मैंने A1 और A2 मान लिए हैं, और जो धातु का बड़ा घन हमारे पास है उसका किनारा मैंने A मान लिया है, जो मैंने 12 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब यहां पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे, किसी भी क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ही नहीं, जब भी एक ठोस को गलाकर रूपांतरित किया जाएगा, रूपांतरित किए जाने का मतलब है अर्थात दूसरा ठोस बनाया जाएगा, दूसरा ठोस बनाया जाएगा, तो दोनों ठोसों के आयतन बराबर रहेंगे, आयतन बराबर रहेंगे। याद रखेंगे आप, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब भी एक ठोस को गलाकर दूसरा ठोस बनाया जाएगा या दूसरे बहुत से ठोस बनाए जाएंगे, तो उन बहुत से बने ठोसों का जो मिश्रित आयतन है वो, और जो पहला ठोस हमारे पास था वो दोनों सेम रहते हैं, बदलते नहीं हैं। इसी तरह अगर हम बहुत सारे ठोसों को गलाकर एक ठोस बना रहे हैं तो उस एक ठोस का आयतन और गलाए गए सभी ठोसों का आयतन मिलाकर बराबर रहेगा। ये आयतन चेंज नहीं होगा गलाने वाले क्वेश्चन में। और एक बात आप और याद रखेंगे, एक ट्रिक और याद रखेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको गलाना या पिघलाना शब्द लिखा मिलेगा तो वहां आप निश्चित रूप से बेफिक्र होकर आयतन निकालना, क्योंकि उस क्वेश्चन में आयतन की बात ही हो रही होगी। इससे आपको पहचानने में आसानी होगी कि पता नहीं आयतन का यूज करना है कि पृष्ठ का यूज करना है। तो गलाना या पिघलाना शब्द जिसमें भी होगा उसमें आयतन निकाला जाएगा, ठीक है। जिसमें भी पेंट करना या रोड रोलर इस तरह के क्वेश्चन होंगे, उनमें आप वक्र पृष्ठ या कभी कभी संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, याद रखिएगा। आगे वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ संबंधी क्वेश्चन लेंगे तो बताएंगे उसके संबंध में भी। चलिए अभी हम इसको देखते हैं जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया हुआ है। यहां लिखेंगे अब धातु के बड़े घन का आयतन बराबर होगा तीनों छोटे घनों के आयतनों का योग। समझ गए? इसको मैं मिश्रित कह रहा था, तीनों घनों के आयतनों का योग। अब धातु का जो बड़ा घन है उसकी भुजा मेरे पास A है, तो इसका जो आयतन है वो A की घात 3 हो जाएगा।
पहले छोटे घन के लिए आयतन a1 की घात 3, दूसरे के लिए a2 की घात 3 और तीसरे के लिए a3 की घात 3 होगा। ठीक है, सबकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। 12 क्यूब इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस a3 तो है नहीं हमारे पास, a3 को a3 क्यूब ही लिखेंगे। इसका क्यूब देखिए क्या होता है, 12 और 12 का गुणनफल होता है 144। इसमें फिर से 12 से गुना करा दीजिए, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 एकम 12 और 5 17, 1728। इसका 216 होता है, 6 छंग 36, 36 की 216। और इसका भी ज्ञात करते हैं। 64 में 8 से फिर गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 8 छिंग 48, 48 और 3 हो गए 51। तो ये 512 होता है प्लस a3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1728 लिखा हुआ है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 2 8 हो गए, 1 और 1 2 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, 728 आ जाएगा a क्यूब। ठीक है, अब इसको इधर लाकर घटाएंगे तो a क्यूब का a3 का क्यूब इक्वल्स टू आ जाएगा 728, 1728 माइनस 728 और ये इक्वल्स टू हो जाएगा कितने के, 1000 के बराबर बचेगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाकर 1000 बचेगा। और हम 1000 को 10 की घात 3 भी तो लिख सकते हैं। अगर हम तुलना करें, मान लें कि ये स्क्वायर से ये क्यूब से क्यूब हट गया तो हम a3 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर फाइंड करेंगे और यही हमें इसमें ज्ञात करना था। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि एक आयताकार ठोस के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल a b c हैं और उसका आयतन v है तो सिद्ध करो कि v स्क्वायर इक्वल्स टू ABC। ठीक है, शुरू करते हैं। चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक चित्र बनाता हूं मैं यहां पर। इसको, ये लंबाई है, इसको हम L मान लेते हैं। ठीक है, ये चौड़ाई है, इसको B, और ये ऊंचाई है, इसको H मान लेते हैं। अच्छा, ये भी H होगा, ये B होगा और ये L होगा। याद रहेगा। बात करें इसकी तो ये भी L है, ये भी L है, ये भी H है। ठीक है, ये भी H है। ऑल राइट, ये B है, ये भी B है, ये भी B है। 4 फलक देख पा रहे हो, 6 फलक देख पा रहे हो ना आप। एक तो ये, एक इसके पीछे वाला, एक ये, एक इसके नीचे वाला, एक ये, एक इसकी बराबर वाला। ठीक है, इस तरह से फलक हैं हमारे पास। ठीक है, हमें कहा गया है कि 3 आसन्न फलक लेने हैं, 3 आसन्न फलक। अब 3 आसन्न फलकों में मैं एक सामने वाला ले लेता हूं। समझ गए? सामने वाले का क्षेत्रफल लिख देता हूं A। ठीक है, अब क्षेत्रफल, ये जो सामने आपको आकृति दिख रही है ये क्या है, आयत है, और इसका क्षेत्रफल A कहा गया है क्वेश्चन में। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस फलक की लंबाई है L, और चौड़ाई B नहीं है, इस फलक की बात हो रही है, ओनली इस फलक की। तो इसकी चौड़ाई H है, तो L गुणा H हो जाएगी। फिर आसन्न फलक की बात हो रही है तो मैं ये वाला फलक ले लेता हूं, इससे लगता हुआ। आसन्न का मतलब है लगता हुआ, साथ में लगा हुआ। तो इसका क्षेत्रफल B दे रखा है। अब प्रत्येक फलक आयताकार होता है, तो इसकी भी लंबाई गुणा चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई, यहां पर लंबाई का काम H करेगा, H, और चौड़ाई का काम B कर ही रहा है, B। और अब मैं तीसरा आसन्न फलक ले लेता हूं, मैं लेता हूं ये नीचे वाला फलक। ठीक है, देख पा रहे हो, नीचे वाला फलक, इसका क्षेत्रफल C कहा गया है, और लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होगा। लंबाई इसकी L ही है और चौड़ाई इसकी B है।
समझ गए इतना? ओके। अब हम इसको किस तरह से एग्जाम में लिख कर आएंगे अगर ये आ जाता है, वो देखिए। माना आयताकार ठोस की लंबाई L, चौड़ाई B व ऊंचाई H है, तब A बराबर एज इट इज लिख देंगे जैसा मैंने आपको समझाया। आई एम सॉरी। H गुणा B, C इक्वल्स टू L गुणा B। ठीक है। अब आयतन कहा गया है इसका कि आयतन V है। अब आयताकार ठोस का आयतन आयताकार ठोस का आयतन आप जानते हो ये V दिया गया है और V बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, राइट। क्वेश्चन में हमें जो सिद्ध करना है उसको भी लिख देते हैं। ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है। वैसे हमें ये ऊपर लिखना था, चलिए ठीक है यहीं एडजस्ट कर देते हैं। सिद्ध करना है V स्क्वायर इक्वल्स टू ABC, ठीक है। तो समीकरण 1 का यहाँ अब लिख दीजिए। अब समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर V स्क्वायर बराबर L गुणा B गुणा H का स्क्वायर, ठीक है। यानी हमारे पास अब दो तो L हो जाएंगी, L गुणा L, दो B हो जाएंगी, B गुणा B, दो H हो जाएंगी, H गुणा H। अब हम इनको, क्योंकि ये जो गुणा होती है वो कर्म विनिमय होती है, किसी को भी कहीं भी रखा जा सकता है। अब हम इनको इस तरह से मैनेज करेंगे कि L के साथ हम H लिख रहे हैं, इस L के साथ ये वाला H लिख रहे हैं, तो L गुणा H और एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फिर H के साथ B, एक जो H बचा है उसके साथ B की गुणा करा के एक ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर L के साथ B, एक जो L बच रहा है इसके साथ हम B लिख देंगे, एक B बचा हुआ है जो हमारे पास, ऐसे V स्क्वायर बराबर, अब इसकी जगह पर हम रखेंगे A, इसकी जगह पर हम रखेंगे B और इसकी जगह पर हम रखेंगे C। तो इस प्रकार हमारे पास आएगा V स्क्वायर बराबर ABC। हैंस प्रूव। इस तरह से प्रूव होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, समझ गए होंगे। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10। अभी हमारे पास 6 से 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको कल नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक आयताकार ठोस का विकर्ण 17 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ 552 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी तीनों कोरों का योग ज्ञात कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कोरों को L, B और H मान लेते हैं, या ABC, जैसा भी आप समझे सही। तो L, B, H मान रहा हूं मैं। तो माना आयताकार, थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी फ्रेंड्स, उसके लिए माफ करना। आयताकार ठोस का की कोरे क्रमशः L, B व H, अच्छा सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिख दीजिए यहां पर, सेंटीमीटर है, ठीक है। तब हमें विकर्ण दिया गया है, तब दिया है
ठोस का विकर्ण सत्रह सेंटीमीटर। क्या आपको विकर्ण का फॉर्मूला याद है? बताइए, विकर्ण का फॉर्मूला याद है? विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये हमें 17 के इक्वल दिया है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर यहीं पे छोड़ते हैं अभी। संपूर्ण पृष्ठ हमें दिया हुआ है 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप जानते हो कि संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल्स टू 552। इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तीनों कोरों का योग ज्ञात करना है, तो लिख देते हैं ज्ञात करना है L प्लस बी प्लस एच, ये हमें ज्ञात करना है, तीनों कोरों का योग। ठीक है, अब कक्षा 9 में आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, मैं उसको याद कराता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। याद आया? ये आपने पढ़ा था वहां पर। तो इसको अगर इसमें अप्लाई करा दें, ठीक है, इसको अप्लाई कराते हैं। यहां लिखेंगे अब चूंकि L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट। अब हमारे पास ये तो हमें ज्ञात ही करना है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इक्वेशन सेकंड दे देगा इसकी वैल्यू हमें, और इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से आएगी। कब आएगी? जब हम इसको ऐसे लिखें अथवा दोनों ओर का वर्ग करके लिखें, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और 17 का वर्ग करें तो 289 आता है, ऐसे लिखें अगर हम, और इसको कहें समीकरण 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 289 और यहाँ लिखेंगे 552। सामने नोटिफिकेशन हम दे सकते हैं कि ये काम हमने समीकरण 1 व 2 से किया है, राइट। एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 9 और 2 11, 8 और 5 13 और 1 14, 5 और 2 7 और 1 8, 841 आ गया। अब हम दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे, तो L प्लस बी प्लस एच आ जाएगा 841 के बराबर, और इसका वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालते हैं इसका, 841 का क्या होता है, चलिए देखते हैं। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 चलेंगे, 2 दूनी 4, 4 बचेंगे, ऊपर से 41 नीचे आएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट, $841। अच्छा, अब यहाँ 9 टाइम लेकर देखते हैं। 9 9 81, 9 चौक 36, 36 और 8 हो गए 44, तो इसका मतलब 29 इसका वर्गमूल होता है। तो L प्लस बी प्लस एच, इनको याद कर लीजिएगा। मैंने वो आपको तरीका बताया है कि अगर आप भूल जाए तो ऐसे निकालिएगा, लेकिन आप इनको याद करके रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 30 तक के वर्गमूल आप याद करके रखें ही, ये सेंटीमीटर, और ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। आप पढ़ रहे थे कक्षा 11 कृषि गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी। इसी तरह के और भी बहुत से
तैयारी वाले वीडियोस चैनल पर आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।